हाँ। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के पार्ट 3 को हम पढ़ेंगे। बीच में थोड़ा सा गैप रख और तो रिकॉल कर लेते हैं, आपसे जान लेते हैं कि आप कितना याद किए, कितना भूल गए, है ना। ब्रीदिंग क्या होती है बच्चों? कौन बच्चा बताएगा मुझे ब्रीदिंग के बारे में? ब्रीदिंग किसे कहते हैं? ब्रीदिंग की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी आपको? है एक्सचेंज ऑफ। इनका प्रोड्यूस करना। एक एक लाइन को लेके चले, पहले एक लाइन सुनो। एक्सचेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। कौन है? एक्सचेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। किसके साथ एक्सचेंज करना है? कार्बन डाइऑक्साइड साथ। कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ? जो बनी है सेल्स में, टिश्यू में, बाय द प्रोडक्ट ऑफ कैटाबोलिक एक्शन। कैटाबोलिक एक्टिविटी जितनी भी हुई है, उनके फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है हमारे टिश्यू में, सेल्स में, उसको एक्सचेंज करना किसके साथ? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, है ना। इसे हमने क्या कहा? ब्रीदिंग। ठीक है। जब हम ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है सेलुलर रेस्पिरेशन। हाँ? क्या चीज है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हालांकि डिटेल अभी नहीं, थोड़ा लिमिट में पूछ रहा हूं। अगर हम पूरे ऑल ओवर ब्रीदिंग की बात करें तो होता क्या है इसमें? ऑक्सीडेशन होता है। किस किस का? सिंपल मॉलिक्यूल्स का। सिंपल मॉलिक्यूल्स। वो सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या क्या है बेटा? कौन कौन से सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है, जिसे हम रेस्पिरेशन शामिल करते हैं? बताओ तो कोच। इस बच्चे ने बताया एक सिंपल मॉलिक्यूल का नाम, एक सिंपल मॉलिक्यूल बताया इसने ग्लूकोज। दूसरा सिंपल मॉलिक्यूल बता दो। एमिनो एसिड। दूसरा सिंपल मॉलिक्यूल क्या है? तीसरा सिंपल मॉलिक्यूल बता दो। फैटी एसिड। ये बेसिक तीन है ना। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ग्लूकोज। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज आया कहां से आपकी बॉडी में? आपकी बॉडी में ग्लूकोज कहां से आ गया? जल्दी बोलो। फ्रॉम वेयर ग्लूकोज कम? आपकी बॉडी में ग्लूकोज, इन बच्चों ने बताया कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है? तो आपके शरीर में ये ग्लूकोज आया कहां से, ये बता रहे हैं। वो होने वाली बच्ची बताएगी आपके शरीर में ग्लूकोज आया कहां से। क्या नाम है? शैली। हाँ शैली बेटा, ये ग्लूकोज आपके बॉडी में आ कहां से गया? डॉक्टर ने ड्रिप से चढ़ा दिया? शैली के बराबर में बैठी है, क्या नाम है? हैं? खुशी। हाँ खुशी। खुशी बताएगी बेटा आपकी बॉडी में ग्लूकोज आता कहां से है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से।
इतना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सवाल बहुत साधारण है, इतना घूमने वाला सवाल नहीं है जितना घूम रहे हो। और खुशी तुम्हारे से मुझे उम्मीद थी तुम बताओगे। बहुत साधारण सा है। अगली बच्ची बताएगी हमें कहां से आया ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट के कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के फलस्वरूप, जो हमने अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट खाया उसका डाइजेशन हुआ। तो डाइजेशन के फलस्वरूप किसमें बदल गया वो। तो कहां से आया ये ग्लूकोज, है ना। क्लियर। क्यों नहीं सोचा उस लाइन पे, एकदम ग्लूकोज को सोचते एकदम कॉम्प्लिकेटेड क्यों बन गए। बैठो, कहां से आया है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से। बैठिए आप भी। इस बच्चे ने एक और चीज बता दी थी, एमिनो एसिड्स। क्या बताया था, अमीनो एसिड्स। ये कहां से आया, प्रोटीन के डाइजेशन से। प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो वो सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एमिनो एसिड। बैठिए। एक और चीज बताई इन्होंने, क्या, फैटी एसिड। ये फैटी एसिड कहां से आया, हाँ, फैट से, फैट के डाइजेशन से, फैट के। चलिए ये तीन मॉलिक्यूल्स तो आ गए, ठीक है। बैठिए, अगली बच्ची बताएगी। हमारे पास इन बच्चों ने बताया ग्लूकोज आ गया, एमिनो एसिड्स आ गए, एंड फैटी एसिड्स आ गए। क्लियर। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इनका क्या होना है, ये भी ब्रेक डाउन होने हैं। ये भी क्या होने हैं, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स भी ब्रेक डाउन होंगे। क्या होंगे, इनको भी टूटना है और सिंपल मॉलिक्यूल में जाना है इन्हें। ये तो ऑर्गेनिक है ना, क्या है ये, ऑर्गेनिक है। ये तो इनऑर्गेनिक में बदलेंगे अभी। ऑर्गेनिक से सिंपल क्या हो गया, इनऑर्गेनिक। इन्हें और टूटना है और ब्रेक डाउन होना है। ये जो और ब्रेक डाउन है ये किसकी हेल्प से होगा, ऑक्सीजन की हेल्प से होगा। किसकी हेल्प से होगा, बैठिए, आपका काम खत्म हो गया। ऑक्सीजन की हेल्प से होना है ये ब्रेकडाउन। अगली बच्ची, आज सबका नंबर आया, बहुत दिनों बाद मिले, सबसे पूछ ले। मेरे अंदर बहुत प्यारी बड़ी बच्ची, ये ऑक्सीजन कहां से आएगी, एटमोस्फियर से। वेरी गुड। ये ऑक्सीजन हमें कहां से मिलेगी, एटमोस्फेयर से मिलेगी। वेरी गुड। बैठिए, इतना ही काम था। नेक्स्ट, एटमोस्फेयर से ये ऑक्सीजन प्राणियों को लेनी है ना। ठीक है, एटमोस्फेयर है, प्राणी इसके बीच में मौजूद है। अलग अलग तरह के प्राणी हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं। कोरिफर्स हैं, सिलेंड्रेट हैं, एनिलिड्स हैं, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, हायर वर्टिब्रेट, बहुत सारे, है ना। अब उन्हें ये ऑक्सीजन लेनी, ठीक है, सिंपल ऑक्सीजन लेनी है। तो क्यों लेनी है, इन्हें ब्रेक डाउन करना, ध्यान में रखना। इन्हें ब्रेक डाउन क्यों करना है, एनर्जी लेनी है, एनर्जी से अपनी बॉडी को सपोर्ट करना है। ठीक है, ये पूरा लाइन आर्ट समझ है। अब ठीक है, सिंपल ऑक्सीजन लेनी है, बाहर एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो सारे प्राणियों में एक ही पैटर्न होना चाहिए ऑक्सीजन लेने का, है। अलग अलग होता है, अलग अलग होगा, अलग अलग होना चाहिए या अलग अलग होता है। क्यों, डिपेंड, वेरी, देखिए, हर एक प्राणी के अपने बॉडी के अनुरूप
उसकी आवश्यकताएं अलग अलग। उसकी आवश्यकताएं क्या है? किसको कम ऑक्सीजन चाहिए, किसको ज्यादा चाहिए, किसको कम एनर्जी चाहिए, किसको ज्यादा एनर्जी। किसी की बॉडी बहुत छोटी है, सुपरफिशियल है, किसी की बॉडी वीक है? तो अब ब्रीदिंग के लिए, ब्रीदिंग के लिए ब्रीदिंग डिपेंड करेगी दो बातों पर। ब्रीदिंग किस पर डिपेंड करेगी? दो बातों पर। जैसा कि किसने बताया मुझे? चूया ने बताया। मेरी आदत है मैं अक्सर भूल जाऊं, नाम तो मैं भूलता है ना। पहले मेरी बहुत शार्प थी मेमोरी, अब थोड़ी थोड़ी डाउन होती जा रही है, मुझे लग रहा है शायद। और वो नाम के मामले में तो है, क्यों? नाम के मामले में, शक्ल के मामले में नहीं है। बेटा, दो चीजें कौन सी निकल के आई जो डिपेंड करती है हमारी ब्रीडिंग? नंबर एक, आइए, नंबर एक हैबिटेट। नंबर एक है हैबिटेट। नंबर दो, नंबर दो भी मैक्सिमम है। नंबर दो भूल गए? हाँ, नंबर दो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो बातें हुई कि नहीं? हैबिटेट एंड लेवल ऑफ आर्टिस्ट, ये दो चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं कि ब्रीदिंग कैसी होने वाला है। ब्रीदिंग के लिए कौन से प्रोसेस करना है। थैंक यू। सबसे सिंपल पे चलते हैं, प्रोटोजोआ। इस पे चलते हैं बेटा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ तो जानते हैं आप? यस सर। एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, यस सर, विच इज यूनिसेलुलर। इनका है यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है। कैसे हैं? एक कोशिकीय प्राणी है। किसकी संरचना नजर आ रही है? एनिमल। जैसे कि एक एनिमल, इसे भी ब्रीडिंग करनी है, रेस्पिरेशन करना है, वरना ब्रीदिंग का इन बच्चों ने बताया O2 लेनी है और CO2 छोड़नी है। एटमोस्फेयर की O2 से लेनी है और CO2 इसे बाहर करनी है। यही तो ब्रीदिंग है। इट इज ब्रीदिंग, इट इज नॉट कंप्लीट रेस्पिरेशन। अब शिशु काम करो, क्या ऑर्गन होता है इसमें? ऑर्गन बताना है, उस ऑर्गन का नाम बताना है जो इसमें ब्रीदिंग के लिए है। जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ये ऑक्सीजन ले एंड CO2 छोड़े। जनरल बॉडी सरफेस का मतलब है हर जगह से, हर जगह से। जनरल बॉडी सरफेस तो यही हुई। सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा ये ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, बैठ जाएगी क्या? स्पॉन्जिस। कौन? स्पॉन्ज। बेटा कौन से फाइलम में आते हैं स्पॉन्ज? पता नहीं, क्या पता है आपको? जो पता है वो बताओ। बायोलॉजी नहीं पढ़ी, बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हो? देन व्हाई हियर? भाई पिछले 3-4 महीने से क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग लास्ट 3-4 मंथ? जुलाई, अगस्त, सितंबर शुरू होने वाला है ना? आप कह रहे बायोलॉजी नहीं पढ़ी, बाकी चीजें क्यों पढ़ रहे हो बेटा? कहाँ जाओगे, कहाँ जाना है?
उद्देश्य क्या है? हाँ? ये आपको गोसिप क्लास तो लगती नहीं हो। गोसिप का मतलब जानते हो, गपशप करने वाली क्लास, है ना? एक बहुत जो फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड का बच्चा जिसका जवाब दे सकता है, वो मैं एक नीट के स्टूडेंट से सवाल पूछ रहा हूँ। स्पॉन्ज, वो बच्चा बताएगा, वो भी नया आया ना अभी, अभी बाद में आया था। अभी लड़के की बारी चल रही तो तुम बीच में गायब थे। बताओ बेटा, स्पॉन्ज का नाम सुना है? सुना है? कौन से फाइलम में? कौन से फाइलम में है? किस लिए आ रहे हो यहाँ? हैं? यहाँ किस लिए आए हो? क्लास में क्यों हो तुम? Why are you wasting your time? अपना समय बर्बाद कर रहे हैं आप। बी फ्रैंक। अगर आपको इतने समय के बाद भी ये नहीं पता कि स्पॉन्ज कौन से फाइलम में रखे गए, यू आर ओनली वेस्टिंग योर टाइम, यू आर चीटिंग योर सेल्फ। अपने आप को धोखा दे, और किसी को नहीं, है ना? आपको यही नहीं पता कि भाई हमारा रास्ता क्या है, उद्देश्य क्या है। पापा कहते हैं बड़ा काम करो, बेटा हमारा बड़ा नाम करे, बट हाउ? हाउ? कैसे? पढ़ना पड़ा है। अगर आप इतना भी नहीं जाने तो आपका समझ बिल्कुल नहीं है। तीसरा बच्चा कौन आया था? आप बताओ, स्पॉन्ज के बारे में क्या जानते हैं? तीनों नाम बताओ अपने पहले तो मुझे। कहता नाम? मोहम्मद कैफ, रोहित, प्रिंस। एक प्रिंस है, एक रोहित, एक कैफ। अरे भाई, जिसके नाम पे नाम रखा उसकी लाज रख देते। कैफ की और मोहम्मद रोहित की, रोहित की। मोहम्मद कैफ और रोहित की है। सॉरी, रोहित, रोहित, रोहित। क्या कर रहे हो रोहित जी? कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी अभी एक पेरेंट्स मीटिंग अरेंज कराएंगे ऐसे बच्चे की। ये बिल्कुल नहीं पढ़ती, उनके पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग करना चाह रहे हैं। वे पूछेंगे कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और उनकी क्या प्रोग्रेस है ना? अब इतना छोटा सवाल ही है। अच्छा, एक मजे की बात सुनिए, मतलब एक बहुत ही मजे की बात, और मुझे तो वो सुन के इतना मतलब हो रहा हूं कि मैंने ये सेम क्वेश्चन सेम परिस्थितियों में पहले भी पूछा है, कई बार पूछा है। और मजे की बात यह है कि तब भी आंसर वही है जो पहले था। देखो बच्चों, मैंने पहले दिन एक बात कही थी, कमी ये नहीं है कि हमें आता नहीं है, कमी ये है कि हम करना नहीं चाह रहे, है ना? नहीं आने वाली तो बहुत सी चीजें होती हैं, और सबको होती हैं, जिन्हें बहुत सी चीजें नहीं आती, लेकिन करना ही ना चाहें वो सबसे खतरनाक, है ना? जब आप क्लास में आए थे मैंने पहले दिन ये बात बताई थी आपको कि आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन आप सीखे। लेकिन 3 महीने बाद भी आप नहीं सीख पाए, तो ये तो नेट वाली तो है नहीं। देखो सीधी सी बात, नेट की लाइन नहीं है, नेट का बहुत स्टैंडर्ड है। अच्छा, कितने बच्चों को पता है? हाथ खड़ा करो। इस फोन, ये देखो, इधर देख ले, इधर देखो, क्लास में देखो, पूरी क्लास। अब अपना लेवल देखिए, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप लोग पढ़ाई के मामले में, है ना? बेसिकली जो मैं बातें कर रहा हूँ वो पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाई के मामले में लेवल देखिए कहाँ जा रहे हो। हाँ? कैसे चलेगा बताओ?
सबसे पहले तो मुझे ही बहुत दुख हुआ, कोई बाहर से आए और पूछ ले बच्चों से स्पॉन्ज कौन से फाइलम में है, तो आप खड़े हो जाएंगे तीनों। वो वहां से मेरी तरफ देखेंगे कि इन्हें पढ़ा क्या रहे हो आप, जो इन्हें ये किसी चीज पांचवी छठी की चीज नहीं पता है। अब उन्हें मैं कैसे बताऊं कि मैं बार बार ये चीज इन्हें घुटा लगवा रहा हूँ और ये करना ही नहीं चाह रहे। तो अब एक पेरेंट्स के साथ मीटिंग बनती है यार, है ना। अभी मैं टाइम दूंगा, उस टाइम में आपको पेरेंट्स से मिलवाना पड़ेगा। मैं उनसे बात करूंगा, उनकी भी काउंसलिंग करूंगा कि भाई बच्चों के बारे में क्या सोच रहे हैं आप, कहीं जबरदस्ती वजन तो नहीं ला दिया बच्चों के ऊपर आपने कि नहीं डॉक्टर की क्या, चाहे कुछ हो या ना हो, है ना। देखो सीधी सी बात है, बच्चों कैरियर बनाने में जो बच्चा ऑनेस्ट रहेगा, क्या रहेगा, ऑनेस्टी का सबसे पहले अपनी ताकत पहचानो कि मेरी ताकत इतनी है, मेरी अपनी क्षमता पहचानो कि हमारी क्षमता इतनी है, अपनी हार्ड वर्किंग पहचानो कि हम इतनी मेहनत कर सकते हैं। या तो आपको कंपटीशन के बारे में नहीं पता कि नीट होता क्या है और किस लेवल का कंपटीशन है। अगर ये स्थिति है तो बेटा पहले पहचानो नीट क्या होता है ना? कितने बच्चे बैठते हैं, कितनी हमारी सीटें हैं जो गवर्नमेंट सीट है वो। एक तो है वो कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये है बेटा कि आप जानते तो हैं कर नहीं रहे हैं। ये खतरनाक स्थिति है, ये जाने और करना रहा, हमेशा यही खतरनाक स्थिति होती है। इसका मतलब यू आर ब्लफिंग, यू आर चीटिंग। तो मुझे फिर दुख हुआ, मैंने क्वेश्चन इसीलिए पूछा था कि पिछली बार मुझे इसका जवाब नहीं मिला था लड़कों से, और लेकिन फिर वही नौबत आ रही है कि हाफ बॉयज आर नॉट आंसरिंग दिस। ये इतनी बड़ी बात मैंने इससे कही क्योंकि बहुत बेसिक सवाल था जिसका मुझे जवाब आना चाहिए। तो कौन सा फाइलम है बोल दो सारे बच्चे, पोरी पैरा। कौन सा है, पोरी फेरा में है स्पॉन्ज, किसमें, पोरी फेरा में। बैठिए, इसका एक ही हल है, पढ़ाई के घंटे बढ़ाओ, जो यहां से पढ़ के जाओ उसे तुरंत याद करो, ठीक है, तो याद होंगे। अगर ऐसे छोड़ दोगे देखो बेटा फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो आप देखो ये हमें छठी में पढ़ाया जाता है, सेवेंथ में पढ़ाया जाता है, फाइलम शुरू हो जाते हैं, आठवीं में पढ़ाया जाता है, नौवीं में फिर रिवीज होता है, 10वीं में रिवाइज कर देते हैं, 11वीं में तो पूरा फाइलम है इसके बारे में पढ़ा दिया जाता है अच्छी तरह से, है ना। और ये चलता रहे, इसे याद करो अच्छी तरह से याद, तो बात बनेगी। अब देखो, अब मैं कैसे मान लूं कि जब तुम्हें उतनी सी चीजें याद नहीं, तो जनरल बॉडी सरफेस क्या होती है क्या ये पता होगा, जो मैं इतना पढ़ा रहा हूँ ये समझ में आ रहा है, बताओ कितनों के समझ में आ रहा है, जो हमने बातें बताते हैं कितनों के समझ में आती है, आती है। बेटा कुछ एफर्ट तो अपने आप ही करना पड़ेगा, सारा वजन दूसरे पे ना उठो। मान लिया मैं तुम्हें वजन उठाना, तो क्या मैं उठवा और तुम यूं खड़े हो जाओ, अच्छी बात है ना। एक अच्छे स्टूडेंट बनो, एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ो, बढ़िया पढ़ो, ठीक है। अब भी वक्त है, लगो मेहनत करो, ठीक, मतलब स्टडी अगर आप 2 घंटे कर रहे हो बायोलॉजी को, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा उसी चीज के लिए बढ़ा दो कि यार थोड़ा ना कवर करो, ठीक है। तो कवर हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं कहता नहीं कवर होगी, लेकिन थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है। बायोलॉजी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है कि केवल छोड़ दोगे सोचोगे एग्जाम से पहले कर लेंगे, नहीं कर पाओ, ठीक है। और लेवल नीट का ऐसा है कि पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका पिन पॉइंट जवाब देना। तो पोरीफेरा में स्पॉन्ज आए हैं, पोरीफेरा में स्पॉन्ज में भी जो ब्रीदिंग है वो किसके द्वारा हो रही है, ब्रीदिंग का मेथड क्या है, पहले तो मेथड बताना, फिर मैं ऑर्गन्स पूछूंगा कि भाई कैसे कर रहा है, क्या मेथड है, हैं? जनरल बॉडी सरफेस से ही हो रहा है, जनरल बॉडी सरफेस से ही हो रहा है। स्पंज में आपने देखा कि स्पंज में जनरल बॉडी सरफेस तो कर रही है, एक सिंपल मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये मैंने उसकी काट बना दी है,
और यदि मैं सामने फ्रंट से देखूं तो फ्रंट से ये चीज जो दिखाई देगी, मैंने जैसे है ना, फ्रंट से ऐसे दिखाई देगी। लेकिन अगर बीच में से काट देंगे तो ऐसा देखिए, जैसे खीरा खीरा बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, और उसे लॉन्गिट्यूडनल काट दो आप, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे काट दो तो अंदर अलग स्ट्रक्चर दिखाई दे, है ना। क्लियर। छोटे छोटे सवाल हैं जो बेसिक इसलिए पूछता हूँ कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं नहीं। इधर से रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया आती है और हमेशा बढ़िया आती है। कई साल का मेरा तजुर्बा है, लड़कियां पढ़ती हैं और बढ़िया पढ़ती है, उन्हें याद करने में महारत हासिल होती है। हमारे लड़के जो है लापरवाही करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। ये मैंने स्ट्रक्चर दिखाए हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें इसका नाम पता है? कितने बच्चों को इनका नाम पता है? कुछ बच्चों को इनका नाम नहीं पता है। क्या नाम है इनका, तुम बताओ। हाँ, ओस्टिया। क्या कहते हैं इन्हें? ओस्टिया। एक और स्ट्रक्चर की तरफ मैंने एरो किया है, क्या कहते हैं इसे? ओस्कुलम। इसे क्या कहते हैं? ओस्कुलम। और ये संरचना किसमें पाई जाती है? स्पॉन्जिस में पाई जाती है। ओस्टिया के थ्रू वाटर करंट इनकी ग्रंथि में प्रवेश करता है। कहां करता है? यहां से प्रवेश करेगा, यहां से, यहां से ये। और ये जो गोभी संरचना दिखाई दे रही है इट इज स्पॉन्जियोसिल। क्या है? स्पॉन्जियोसिल। तो यहां से प्रवेश करी ऑक्सीजन वाटर करंट के साथ, और वाटर करंट से ही ऑक्सीजन ली जाती है बॉडी सरफेस के द्वारा, और उसमें क्या कर दी जाती है, क्या छोड़ दी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। ये होता है स्पॉन्ज में, है ना। जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा, जनरल बॉडी सरफेस। और ये मेथड कौन सा चल रहा है? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन तो हमारे में भी है, पर डिफ्यूजन ही चलेगा। फर्क ये है कि वो डिफ्यूजन होगा कहां। इनकी जनरल बॉडी सरफेस पे हो रहा है, डिफ्यूजन तो सब में चलेगा, लेकिन ये देखना है कि वो डिफ्यूजन होना कहां है, साइट कौन सी है उस डिफ्यूजन की, है ना। तो इनमें कौन सी डिफ्यूजन साइट है? जनरल बॉडी, जनरल बॉडी सरफेस। सिलेक्ट्रेट का कोई एक दो एग्जाम्पल बता सकते हो फाइलम सिलेक्ट्रेट का? यस सर। क्या क्या है? हाइड्रा, एडेम्सिया, फाइसेलिया, ओबीलिया, सी एनीमोर जनरल नेम है। दीज ऑल आर सिलेक्ट्रेट्स। और इनमें भी क्या है? जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी टीनोफर्स, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमेंथिस। इन सब में भी सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है। ठीक है। अभी तक स्किन का नाम नहीं आया, लेकिन जब हम अर्थवर्म की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं एनसीईआरटी? अर्थवर्म है, मॉइस्ट क्यूटिकुलस स्किन के थ्रू ब्रीदिंग हो रहा है। क्लियर आ गया नहीं? अच्छा, वो कौन सा इनवर्टिब्रेट का फाइलम है जिसमें ब्रीदिंग में बहुत सारी डाइवर्सिटी शो होती है? कोई नहीं बोलेगा। वो कौन सा फाइलम है जिसमें ब्रीदिंग के मामले में डाइवर्सिटी शो हो रही है? डाइवर्सिटी का मतलब जानते हैं? भिन्नता, बहुत सारे प्रकार। कितने बच्चों को पता है? इतने बच्चों को पता लगे। हाँ, आप बताओ कौन सा फाइलम है वो जिसमें डाइवर्सिटी शो है? ठीक है, तुम्हें तो घबराहट नहीं पाए। आर्थ्रोपोडा सही जवाब है, आर्थ्रोपोडा सही जवाब है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, है ना। घबराना बिल्कुल नहीं है। बोल दो, गलती तो बोलोगे। देखो, मैंने पहले भी एक आपको कॉन्फिडेंट लाता हूं मैं आपको, भाई जब आपसे सवाल पूछा गया तो आपके मन में जो आया है, लॉजिकली जो आया,
ये नहीं कि बिल्कुल आंसर जो है लॉजिकली जो बैठ रहा है वो बोल रहे, तो 90% सही होगा, 10% उसके गलत होने की संभावना है, तो 90% में खेल में। लेकिन ये जवाब जवाब कहने के लिए कह रहा हूँ, जब एग्जाम में बैठोगे उसके लिए अलग अलग गाइडेंस दूंगा, है ना। हाँ, दो चीजें होती हैं। यस, बैठिए। आर्थ्रोपोड्स हैं, कौन है? आर्थ्रोपोड्स में कौन? आर्थ्रोपोड्स में क्या क्या है? थोड़ा है, गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं, बुक गिल्स हैं, ट्रेकियल ट्यूब्स हैं। क्या क्या चीजें हैं? लंग्स भी आ गए, गिल्स भी आ गए। अच्छा, लंग्स पे सॉरी, ये लंग्स, गिल्स आ गए, बुक गिल्स आ गए, एंड एयर ट्यूब्स, इतनी सारी चीजें। एयर ट्यूब किस क्लास की विशेषता है? एयर ट्यूब्स किस क्लास की विशेषता है? हाथ खड़ा करो। हाँ, इंसेक्टा क्लास। इंसेक्टा में जो ब्रीदिंग हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? एयर ट्यूब्स के द्वारा हो रही है। किसमें? गिल्स में। गिल्स कितने को याद है? एक को याद है बस, गिल्स के द्वारा, आर्थ्रोपोड में। हाँ हाँ, रो नहीं सकता, रो आर्थ्रोपोड से, आर्थ्रोपोड्स में बताना है। आर्थ्रोपोड में गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन कहाँ? हाँ, हाथ खड़ा होगा। प्रॉन्स में। क्लास 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 बता सकते हो? जैसे क्लास इंसेक्टा बताई, क्लास बता सकता है कोई बच्चा? नहीं, मिलीपेट, मिलीपीडियन, हाँ, क्रस्टेशियन में। किसमें? क्रस्टेशियंस में। किसमें? क्रस्टेशियंस में। क्लियर? हाँ, ये दो क्लास तो याद होनी चाहिए, गिल्स की और ट्रेकिया की, आर्थ्रोपोड्स। कौन कौन सी? क्रस्टेशियंस एंड इंसेक्टा। ये गिल्स के द्वारा क्रस्टेशियंस है, और एयर ट्यूब्स किसमें हो रही है बच्चे? बेटा बातें नहीं, बातें कर रहे हो आप लोग, जब मैं पढ़ा रहा हूं बातें हो रही है। अब ये सुनूंगा भी मैं जो पढ़ा रहा हूं। इंसेक्टा में, ये क्रस्टेशियंस में। बुक गिल्स के द्वारा बता सकते हो कोई एनिमल? बुक गिल्स, हाँ, बुक गिल्स के द्वारा स्कॉर्पियन। नहीं, गलत। हाँ, किंग क्रैब, उसे ही, है ना, किंग क्रैब को ही लेबुलस कहते हैं। बुक लंग्स है स्कॉर्पियन में, स्कॉर्पियन में किसके द्वारा है? बुक लंग्स के द्वारा। तो ये बातें याद रखनी है आर्थ्रोपोड्स के बारे में, है ना। आर्थ्रोपोड्स के बारे में ये बातें आपको याद रखनी है। और उसके बाद बेटा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है एनिमल किंगडम में? सेकेंड लार्जेस्ट, नेम द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। कितनों को पता है? इतनों को पता है। वेरी गुड, रेस्पॉन्स अच्छी आ रही है। वो बताएगी बच्ची। हाँ, मोलस्का। सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? मोलस्का। और मोलस्का में भी क्या है? गिल्स है। मोलस्का में भी क्या है? गिल्स है। इकाइनोडर्म्स में ट्यूब है। इकाइनोडर्म्स में क्या है? अब आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स। इसमें आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट में ब्रीदिंग ऑर्गन क्या है वर्टिब्रेट्स में? हाँ, जोया, गिल्स हैं, लंग्स है। गिल्स हैं और लंग्स हैं। गिल्स किस में पाए जा रहे हैं? गिल्स किस ग्रुप में है? कौन कौन है? फिशेस हैं, सिफेलो कॉर्डेट्स और एम्फीबियन नहीं। अच्छा, कॉर्डेट, कॉर्डेट,
हाँ, कोऑर्डिनेट में जब क्लास में जब किसी क्लास होगी तो एम्फीबियंस करो, है ना, एम्फीबियन भी आएंगे उसमें, ठीक है। गिल्स है, ट्यूब फीट्स, ट्यूब फीट्स के द्वारा इकाइनोडर्म्स में ट्यूब फीट के द्वारा। अब एम्फीबियंस में आ गया फ्रॉग, एम्फीबियन में कौन आ गया? अच्छा ये बच्चे बताओ फ्रॉग में किस किस के द्वारा है? हाँ वो तो तेरे से हो गया। फ्रॉग में किस किस के द्वारा है? कोई नया बच्चा हाथ खड़ा करो। हाँ, किसके द्वारा? फ्रॉग में ब्रीदिंग, बिना बिना देखे। हाँ, ये बच्ची गिल्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा, स्किन के द्वारा, बक्कल कैविटी के द्वारा, बक्कल कैविटी। चार चीजें हैं फ्रॉग में, बहुत सारी ऑप्शन है उसके पास। फ्रॉग के पास क्या है? बहुत सारे ऑप्शन हैं। कौन कौन से? गिल्स है, लंग्स है, बक्कल कैविटी है एंड स्किन, ठीक है। जब फ्रॉग जब फ्रॉग हाइबरनेशन में होता है, इसमें होता है, तो किसके द्वारा रेस्पिरेशन करता है? जब फ्रॉग हाइबरनेशन में होता, आलिया, स्किन के द्वारा। किसके द्वारा करता है? स्किन के द्वारा करता है। बैठिए। जब फ्रॉग वाटर में फ्लोट करता है, फ्लोट का मतलब समझ गए ना, केवल मुंह की बाहर निकली है, तब किसके द्वारा रेस्पिरेशन कर रहा है वो? हाँ, बक्कल कैविटी के द्वारा। किसके द्वारा? बक्कल कैविटी के द्वारा। मुंह में हवा भर लेता है ना, हवा भरती रहती है इसके मुंह में, बक्कल कैविटी के। और जब पूरी अंदर डूब जाता है तो स्किन, वो तब स्किन आ जाती है, ठीक। फ्रॉग गिल्स के द्वारा कब रेस्पिरेशन करता है? फ्रॉग गिल्स के द्वारा कब रेस्पिरेशन करता है? यही का सवाल है। हमने जो बताया ना, गिल्स भी होते हैं उसमें, लंग्स भी होते हैं, स्किन भी होती है, बक्कल कैविटी के भी। गिल्स कब होता है फ्रॉग में? टेडपोल फॉर्म में, जब वो लार्वल रूप में होता है तो उसमें क्या पाए जाते हैं? गिल्स। गिल्स तो फिश में भी पाए जाते हैं, गिल्स तो फिश में भी पाए जाते हैं। सर पर फिश के गिल्स और फ्रॉग के गिल्स में क्या डिफरेंस है? सर जो फिश के गिल्स होते हैं सर वो इंटरनल, फिश के गिल्स इंटरनल होते हैं, जबकि टेडपोल के गिल्स एक्सटर्नल होते हैं। बैठिए। अभी इन बच्चों ने बताया जो पानी में प्राणी रहते हैं, जो प्राणी कहाँ रहते हैं? पानी में, वो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। यानी, और मैंने बताया उससे पहले, मैं बता चुका हूं कि भैया डिफ्यूजन के द्वारा ही ली जा रही है ना। जैसे फिश, फिश कौन सी ऑक्सीजन ले रही है? पानी में। पानी में ऑक्सीजन की सोलेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम घुली होती है बनस्पत की एयर के, तो पानी में सांस लेना मुश्किल होता है। बनस्पत की हवा के, हवा में सांस लेना आसान। जब हम फिश को पानी से बाहर निकाल देते हैं तो मर क्यों जाती है? ऑक्सीजन तो है, और उससे ज्यादा ऑक्सीजन है जिस वातावरण में होता, क्यों मर जाती है? कितने बच्चों को पता है इसका जवाब? 1 2 3। खुशी तू बता। गिल्स क्या हो जाते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। गिल्स क्या हो जाते हैं? अब जब गिल्स चिपक गए तो डिफ्यूजन तो होना गिल्स के थ्रू ही है, और वो कोलैप्स हो गए, यानी वो सरफेस बंद हो गई, जहां से डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाएगी और CO2 बाहर आएगी। और जब वो कोलैप्स हो गए, चिपक गए, पानी में रहते हैं, जैसे किताब का एक पन्ना अलग अलग रहता है, लेकिन जैसे ही पानी से बाहर निकाला, सूखा हुआ, वो क्या हो गए? कोलैप्स हो गए, चिपक गया। अब सरफेस डिफ्यूजन की समाप्त हो गई,
डिफ्यूजन समाप्त हो जाता है, रेस्पिरेशन बंद हो जाता है ब्रीदिंग पर, और फिश क्या होने लगती है, मरने लगती है ना? इस कारण से मरती है फिश। चलिए अब ह्यूमन में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं बच्चे? ह्यूमन। ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? सवाल को ध्यान से सुनना। ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? हाथ खड़ा करो। एक बच्ची का हाथ, दो बच्ची के हाथ खड़े हुए हैं। हाँ बताओ। लंग्स एंड ट्रेकिया कहा है इसने? सवाल को मैंने कहा था ध्यान से सुनो। ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? इस बच्ची ने बताया ट्रेकिया एंड लंग्स। इज इट करेक्ट? करेक्शन करना पड़ेगा। इफ आई विल आस्क यू, अगर मैं आपसे ये पूछता कि ह्यूमन में मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, देन योर आंसर शुड बी लंग्स। मैंने पूछा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मैंने मेन शब्द लगाया है इसके साथ, तो इट मीन्स ऑल दैट ऑर्गन्स which help in respiration are the part of respiratory organ या respiratory system। तो सारे उसके हिस्से हुए, है ना? और कौन कौन से हिस्से हुए? क्या क्या आएगा उसमें? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, हाँ, नेजल पैसेज, हाँ, फेरिंग्स पहले है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, देन ब्रांच ब्रोंकियोल्स की, फाइनली टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर डक्ट एंड एल्वेओलाई। क्लियर? ये पूरी सीक्वेंस किसी बच्चे को अगर याद नहीं है तो इसी सीक्वेंस में याद रखनी है ना? इसे रख लीजिएगा, इस सीक्वेंस को वहीं से पकड़ के चलिए एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, क्योंकि इस पे सवाल आते हैं। बीच में से एक दो गायब कर देते हैं तो घबराना नहीं है। देख लो कौन सा जंप किया, लेकिन सीक्वेंस देखो कंटिन्यूस है या नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, इसमें एक चीज पूछ लेता है वो, फ्रॉम एटमोस्फेयर टू लंग और लंग्स टू आउटसाइड, तो ये भी ध्यान रखना है। वो घुमाता है यहाँ पे, फिर सोचते यार दोनों सीक्वेंस सही लग रही है तो कौन से को जवाब दे, तो ये देखना कहां से कहां पूछा है उसने, तो इसलिए ये भी बात ध्यान में रखनी है। घुमाने की बहुत आदत होती है निक में। चलिए लैरिंग्स। अच्छा पहले तो बताओ फेरिंग्स, लैरिंग्स से पहले कौन आ गया? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज फॉर एंड एयर। Pharynx contain common opening for food and air। ठीक है? फूड के लिए क्या है? कौन से फूड की जो ओपनिंग है उसे क्या कहते हैं? गलत, निगल द्वार। क्या कहते हैं? निगल द्वार। और एयर के लिए जो ओपनिंग है उसे क्या कहते हैं? ग्लॉटिस, यानी कि घाटी द्वार। उसे हम क्या कहते हैं? घाटी द्वार। और घाटी द्वार के ऊपर स्लैब होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस बना किस चीज का? वो किस चीज का बना है एपिग्लोटिस? किसका बना है? कार्टिलेज का बना है। किसका बना है बच्चों? कार्टिलेज का बना। ठीक, वेरी गुड। जो लैरिंग्स है इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन तो भाई इसका साउंड प्रोड्यूस करना है। मेन फंक्शन तो क्या है? और लैरिंग्स किस चीज का बना हुआ है? ये भी कार्टिलेज का बना है। लैरिंग्स किसका बना है? कार्टिलेज का बना हुआ है। लैरिंग्स भी कार्टिलेज का बना है और मेन फंक्शन है इसका साउंड प्रोड्यूस करना। लेकिन यहीं से हवा कहाँ जाती है? ट्रैकिया में जाती है। कहाँ जाती है?
एपिग्लोटिस क्या काम करता है? एपिग्लोटिस का काम क्या है? एपिग्लोटिस सामान्यतः खुला रहता है कि बंद रहता है? खुला रहता है, क्योंकि सांस तो हमें हमेशा चाहिए। एपिग्लोटिस बंद होगा तो सांस तो जाएगी नहीं है। तो एपिग्लोटिस हमेशा खुला रहता है। बंद कब होता है? जब हम खाना खाते हैं। क्यों बंद होता है तब? कहीं गलती से खाना ट्रेकिया में ना चला जाए, और अगर चला जाए तो आपको तक जाती है, और ये बुकिंग तब तक होती है जब तक वो फूड पार्टिकल ट्रेकिया से बाहर सेटल नहीं हो जाते, है ना? आपको खांसी खांसी आती है ना, जब कभी देखा है क्यों आती है? क्योंकि आपके गले में इन्फेक्शन इन्फेक्शन होने से जो ट्रेकिया है, जो आपकी ब्रोंकस है, जो आपकी एल्वियली है, इनमें म्यूकस बनता है। क्या बनता है? और इस म्यूकस को बाहर आना, म्यूकस को क्या करना है? बाहर आना। ट्रेकिया को तो पसंद ही नहीं है कि कुछ सॉलिड पार्टिकल उसके अंदर आए, तो आपको वूफिंग क्या होती है? वूफिंग होती है, खांसी होती है। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपके जो लंग्स है, कितने लंग है आप में? एक पेयर लंग, एक पेयर लंग। कौन सी कैविटी में है वो? थोरेसिक कैविटी में है। कौन से चैम्बर में है वो? थोरेकिक चैम्बर में है। कौन से चैम्बर में है वो? थोरेकिक चैम्बर किस किस चीज से बना हुआ है? थोरेकिक चैम्बर की डोर्सल साइड में क्या होता है? बताओ, हाथ खड़ा करो। डोर्सल साइड में क्या होता है? मैं बता रहा हूं, आपको बताना है। नंबर 1 वर्टिब्रल कॉलम, नंबर 2 स्टर्नम, नंबर 3 थोरेटिक वर्टिब्रेस, नंबर 4 सैक्रल वर्टिब्रेस। तो क्या सही है? थोरेटिक। देखो आंसर बदल गया, है ना? वर्टिब्रल कॉलम में भी कौन है? थोरेटिक वर्टिब्रेस। 12 पसलियां है ना लगी हुई है थोरेक्स से, तो 12 पसलियां वो पीछे की तरफ थोरेटिक वर्टिब्रेस से जुड़ी है ना? तो चैम्बर में तो थोरेटिक वर्टिब्रेस है, इसमें अगर पिन पॉइंट के बाद फिर पिन पॉइंट, है ना? तो कौन है? तो डोर्सल साइड में कौन है बच्चों? वर्टिब्रल कॉलम है, लेकिन थोरेटिक वर्टिब्रल, है ना? लेटरल साइड में क्या है उसके? हैं? रिब्स है। वेंट्रल साइड में क्या है? स्टर्नम। वेंट्रल साइड में क्या है बच्चे? sternum। एक चैम्बर बन जाता है। लोअर साइड में क्या है इसके? डायफ्राम। लोअर साइड में क्या है? डायफ्राम कैसी स्ट्रक्चर है? मस्कुलर, हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर, हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर है। जब कोई चैम्बर बन गया, जब कोई क्या बन गया? चैम्बर बन गया, और उसमें इंटेक्ट है आपके कौन? लंग्स। और ये इतने फाइनली इंटेक्ट रहते हैं बच्चों कि अगर थोड़े के चैम्बर के वॉल्यूम में जरा सा भी चेंज आता है, वही चेंज किसमें आ जाता है? लंग्स की कैविटी में आ जाता है। लंग्स की किसमें आ जाता है? कैविटी में आ जाता है। क्लियर? लंग्स के बाहर कुछ होता है क्या? लंग्स हैं आपके, लंग्स के बाहर कुछ है क्या? क्या है लंग्स के बाहर? लेयर होती है, डबल लेयर। डबल लेयर है। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? पल्मोनरी या प्लूरल। यहाँ तो प्लूरल शब्द आ जाता है, पल्मोनरी से हटके क्या आ जाता है? प्लूरल। प्लूरल मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन कैसी है? बाहर की जो प्लूरल में बाहर की जो है, वो किससे इंटैक्ट रहती है? थोरेटिक कैविटी की जो मेम्ब्रेन है उससे, और नीचे वाली लंग्स के साथ। इसके ये खाली होते हैं कि बीच में कोई फ्लूइड भरा है? अभी सारी रिकॉर्ड हो रही है अंदर की, निकलवा होगा चारों। पेरेंट्स में इसमें थोड़ा रखी है। कोई किस तो कारण है जो तुम्हें क्लास में बैठ के समझ में नहीं आता है? ये बेटा मस्करी के लिए सरकार ने पैसे खर्च कर दिए है कि आप यहाँ के मस्करी करोगे।
सरकार इसलिए पैसे थोड़ा खर्च कर रही है। अभी तुम्हारी रिकॉर्डिंग देखूंगा बाद में, समझ में नहीं आ रहा एक बार समझाने के बावजूद भी। क्या चीज है? हाँ क्या? हाँ, एक फ्लूइड होता है, कौन सा फ्लूइड है? प्लूरल फ्लूइड। किस हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है? सक्शन रोकता है। आप भाई भाग रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपके फेफड़े हर्ट ना हो जाए, तो उसके बीच में क्या है? प्लूरल फ्लूइड। क्या है? और ये उस फ्रिक्शन को रोकता है। फ्रिक्शन को क्या करता है? रोकता है। चलिए, अब आता है ब्रीदिंग। अब क्या आता है? ब्रीदिंग के कितने स्टेप है आपके बॉडी में? कितने स्टेप बताए थे मैंने? दो। क्या, कौन कौन से? इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। अच्छा, ये जो थोरेकिक चैम्बर है बच्चों, कौन है? थोरेकिक चैम्बर। इसके वॉल्यूम में चेंज होता है। अब इसके वॉल्यूम में चेंज आने के लिए किसके मूवमेंट के कारण ये चेंज हो रहा है? कौन हेल्प कर रहा है? सर जोया। सर एक डायफ्राम और एक नंबर एक पे तो डायफ्राम है, जो सबसे नंबर एक है। नंबर दो पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। नंबर दो पे, नंबर तीन पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तीन बातें बताई हैं मैंने। सबसे नंबर एक, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? डायफ्राम। नंबर दो पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। नंबर तीन पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। शुरू कहां से होती है ब्रीदिंग का काम? कहां से शुरू हो रहा है? डायफ्राम। कहां से शुरू हो रहा है? क्या होता है डायफ्राम को? डायफ्राम रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? और जब डायफ्राम नॉर्मल पोजीशन में किस शेप में होता है? डोम शेप है। ये आपके फेफड़े हैं, ये पड़ा हुआ है डायफ्राम, यू। डायफ्राम यू रहता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बेटा ये सीधा हो जाता, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई इसी। ठीक। अब ये चारों तरफ कौन है? रिब्स। रिब्स के साथ कौन सी जुड़ी है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है। ये भी क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स? दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब दोनों के कॉन्ट्रैक्ट से फर्क है, देखिए। जब डायफ्राम गया तो कहां गया? फ्लैट हो गया। तो जो थोरेकिक कैविटी में चेंज आया वॉल्यूम में, वो क्या आया? ऊपर से नीचे, एंटीरियर पोस्टीरियर। और जब एक्सटर्नल कोस्टल मसल से पसलियों को बाहर की तरफ खींचा तो ये कैसे आया? क्या जुड़े हैं ना, वर्टिब्रे से जुड़े हैं वो मसल्स, है ना? आगे स्टर्नम से जुड़े, तो कैसे आएगा? डोर्सो। आपका वॉल्यूम यू भी बढ़ गया, आपका वॉल्यूम आगे पीछे से बढ़ गया, तो इट मींस वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। हमेशा गैसेस का डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर के ऊपर। इसके ऊपर बाहर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से भागकर हवा किसमें भर जाएगी? लंग्स में भर जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं? इनहेलेशन, इंस्पिरेशन। इनहेल की हमने, लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्या होगा? ये क्या होगा? रिलैक्स। रिलैक्स होके वापस अपनी पोजीशन में आएगा। एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स भी रिलैक्स होंगे, वो भी अपनी पोजीशन में आएंगे, तो जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ था वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जाएगा। अब फेफड़ों में तो हवा भरी हुई है, अब ये वॉल्यूम भी घट गया, अब वहां प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और वो एयर क्या हो जाएगी? बाहर चल आएगी। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सपीरेशन। इसमें अभी तक मैंने इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का कोई काम नहीं बताया, अब तक मैंने दो के ही काम बताए हैं, है ना? डायफ्राम का और, हाँ, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कब एक्टिव होता है? जब हम इस नॉर्मल कंडीशन के अलावा ज्यादा हवा को अंदर खींचना या बाहर डालना पड़ जाता है, सब इंटरकोस्टल मसल्स भी अपनी ट्वाइस में आ जाते। इसे ही हम कहते हैं ब्रीदिंग। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग करके हम फेफड़ों में क्या भर रहे हैं? अपने हवा, एयर का वॉल्यूम भर रहे हैं।
एयर का क्या भर रहे हैं। और 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग कितनी बार रेस्पायर, 12 से, ये फिगर याद, 12 to 16 टाइम हम सांस ले लेते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति, एडल्ट। एडल्ट वॉल्यूम हो गया जो हम नॉर्मली भर रहे हैं, जो हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली भर रहे हैं। एक लंग्स बना देता हूं आपका, एक से ही काम चल जाएगा फिलहाल तो। नॉर्मली हम 500 ml भर रहे हैं और 500 ml क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल, इसे हम क्या कर रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम। चाहे हम इसे बाहर निकाल रहे हैं और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, 500 ml। ठीक है, एक वो वॉल्यूम भी है जब हम ये नॉर्मल तो भर ही रहे हैं, नॉर्मल तो हम ले रहे हैं, इसके एडिशन में, इसके एडिशन में कितनी मैं अपने फेफड़ों में भर सकता हूं, कितनी अपनी फेफड़ों में इंस्पायर कर सकता हूं, है ना। तो इसे हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहते हैं बच्चों, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना है ये, 2500 से 1000 ml तक। कितना है बच्चे, 2500 से 3000 ml तक अगर आपके फेफड़े स्वस्थ हैं तो इतनी एयर भर सकते हैं। क्लियर, आप जब इतनी भर सकते हैं तो अब हम फोर्सफुली जो हम समानता निकाल रहे हैं उसके एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हैं, ये वाला है ना, ये वाला प्रोसेस। देखो एक तुम्हें टेक्निक बता देता हूं, गले में आपके इन्फेक्शन है या नहीं है इसे चेक करने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप अपनी जो आवाज निकालो, निकालो, सब निकालो। हाँ, जैसे एक झिल्ली सी बजती है ना हल्की सी, अगर वो बज रही है तो इसका मतलब आपके फेफड़े बिल्कुल दुरुस्त है, आपका लैरिंक्स बिल्कुल साफ आवाज निकाल रहे हैं, है ना। और अगर उसमें जरा सा भी कंजेशन आ रहा है, खांसी वासी आ रही है, कुछ गड़बड़ है, तो उसका मतलब कहीं अंदर अंदर हो रहा है ना, इन्फेक्शन पल रहा है कहीं थोड़ा थोड़ा। कुछ इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाते हैं, कुछ में मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो सही तरीके आपके फेफड़े भी दुरुस्त है, यानी पूरी हवा ले रहे हैं अंदर बाहर कर रहे हैं। चलो अभी जब हम वो बताएंगे ना एबनॉर्मलिटीज तब बताएंगे, आप पढ़ाएंगे। चलिए, तो इसे हम कहते हैं बेटा एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये कितना होता है, 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml। चौथा रेजिडुअल वॉल्यूम, क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। आप कितनी भी ताकत लगा के हवा अंदर कर लो, हवा बाहर कर लो, लेकिन एक वो वॉल्यूम है, यानी आपके फेफड़े कभी उसे बाहर नहीं निकालते, हमेशा फेफड़ों में भरी रहेगी वो हवा। अगर वो निकल गई तो आपके फेफड़े तो पिचक्के हो जाएंगे, बिल्कुल बेकार, है ना। वो वॉल्यूम हमेशा आपके फेफड़ों में भरा रहता है, वो डिस्टर्ब ही नहीं होता, एंड इट इज आरबी, उसे हम क्या कहते हैं। और ये कितना है, 1100 से 1200 ml। कितना है बच्चे, 1100 से 1200 ml। याद रहेंगी ये फिगर, अच्छी कुछ बच्चों को याद होगी, वो बहुत बढ़िया बात। अब बेटा ये तो है वॉल्यूम जो हम कर सकते हैं, है ना। अब है कैपेसिटीज, क्या है, क्षमताएं हमारी, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है बच्चे, कि भैया जब दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम आपस में मिल जाते हैं, दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, कैपेसिटी। क्या बन जाती है, कैपेसिटी बनने के लिए ये वॉल्यूम 1 2 3 4 मिलते हैं, ये क्या हो जाएंगे, दो जुड़ेंगे आपस में, दो से ज्यादा, तब ये बनती है कैपेसिटी। अब हम देखते हैं अलग अलग जोड़ के इन्हें, हैं। सबसे पहले आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सर टीवी और आईआर,
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी वो कैपेसिटी जो हम ज्यादा से ज्यादा अपने फेफड़ों में भर सकते हैं। कितना भर सकते हैं भाई सर आईआरबी और टीवी भाई? इतना तो हम ले ही रहे हैं, इतना तो हम, और अगर ताकत लगाएं तो ये भी ले सकते हैं। पहले दो वॉल्यूम अगर हम आपस में जोड़ दें तो क्या बन जाता है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। यानी ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आपकी बन गई, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में जुड़ गया टीवी प्लस आई आर। क्लियर? आप कहेंगे जब ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो सकती है, है ना, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी हो सकती है। कितनी ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल सकते हो आप? भाई इतनी तो आप निकाल ही रहे हो हर बार बाहर, और अगर कोशिश करोगे तो ये भी बाहर निकाल दोगे, हैं? तो यानी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में आ गया टीवी प्लस, ठीक है बच्चे, ना तो बात समझ में आती है। अब आती है टोटल या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, देखो इसी क्रम में चलो तो याद रहेगी। ये तो सामान्य निकाल ही रहे हैं, इसके बाद तीन बातें आ गई। इतनी हम ताकत से बाहर निकाल सकते हैं, अंदर खींच सकते हैं, इतनी हम ताकत से बाहर निकाल सकते हैं, इसे कभी टच ही नहीं कर सकते। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो होती है सामान्यतः जितनी हवा हमारे फेफड़े में भरी रहती, जितनी भरी रहती है। नंबर एक तो ये तो कभी हम निकाल ही नहीं सकते, और इसे हम ताकत से ही तो निकाल रहे हैं। अगर ताकत नहीं लगाएंगे तो ये तो हमारे फेफड़े में ही रहेगी कि नहीं रहेगी? भाई ये जो हवा है कौन सी? ईआरबी, इसे हम ताकत लगा के ही तो बाहर निकाल रहे हैं। अगर ताकत निकाल के बाहर ना निकालने तो हमारी बॉडी नहीं, और इतनी तो हमारे साथ है ही है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में आ गया हमारा आरबी प्लस ई आरबी। समझ में आई ये बात या नहीं आई? कोई ऐसा बच्चा जिसकी समझ में ना आई तो पूछो। हाँ जी बताओ। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो कैपेसिटी है फेफड़ों की जो सामान्यतः हवा हमारे फेफड़ों में रहती है। कौन सी रहती है हमारे फेफड़ों में? आरबी तो हमेशा रहेगी, लेकिन ईआरबी ऐसी है, निकाल सकते हैं। अगर ना निकाले तो कहाँ की वो हवा, तो यानी वो भी रहती, सामान्यतः वो भी रहती। क्लियर हो गया क्या नहीं? तो यानी ईआरबी है तो ये बन गई फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्लियर? चौथी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, वाइटल कैपेसिटी। क्या है? वाइटल कैपेसिटी। सामान्यतः फोर्सफुल्ली जितनी हवा हम निकाल दें या अंदर खींच लें, और उसके बाद फेफड़ों में जो हवा आ जाए वो कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। इसे जरा ध्यान से समझ। पहले एक फोर्सफुल्ली हमने अपने फेफड़ों में हवा भर ली। क्या कर ली? फोर्सफुल्ली। फोर्सफुल्ली हम क्या भर सकते हैं? आईआरबी, ये भर सकते हैं। इतनी तो हम सामान्यतः भर ही रहे हैं, इतनी तो हम सामान्यतः भर ही रहे हैं। ठीक है, फोर्स हम अंदर ले रहे हैं ना कि बाहर। इसका मतलब ये तो हमारे फेफड़े में है ही है, और ये तो कभी अलग हो ही नहीं सकती। अंदर भर सकते हैं, तो ये तो अंदर ही नहीं भर रहे हैं, इसे तो हम अंदर ही नहीं भर खोले। ये तो कैपेसिटी होगी उसकी, अंदर भर सकते हैं, तो इसे तो हम अंदर ही नहीं भर रहे। तो हम अंदर भर रहे हैं इसे और इससे, और ये तो हमेशा रहती है, ये तो हमेशा रहती है, तो कहीं जाएगी नहीं। तो क्या क्या आ गया इसमें शामिल? वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आ गया बच्चों? पीवी प्लस आईआरबी प्लस, हाँ ठीक है। अच्छा, टीवी प्लस आईआरबी को हम क्या कहते हैं? टीवी प्लस आईआरबी को हम क्या कहते हैं?
हैं? ये कह रहे हैं यानी इन दोनों के स्थान पे ये लिखा जा सकता है इसी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी लिख सकते हैं नहीं। और इंस्पिरेटरी ये तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन गई और ये क्या बन गया? क्लियर? आपने ये बता दी टीएलसी को बता रहे हैं? ये टीएलसी का है टोटल लंग कैपेसिटी कैपेसिटी का एक मिनट रुको। अभी जरा हम अपने आप कंफर्म हो ले फिर आपको बताएंगे। यस हमने कहा वाइटल कैपेसिटी फोर्सफुली जितनी हवा हम क्या कर रहे हैं हम अंदर ले सकते हैं। फोर्सफुली हम कितनी हवा क्या कर सकते हैं अंदर लेके या बाहर निकालने के बाद अंदर ले सकते हैं। पहले तो अगर हम बाहर निकालने की बात करें तो बाहर निकालने के बाद तो हम कितनी हवाएं ले सकते हैं? 3 हवाएं ले सकते हैं। फोर्सफुली बाहर निकालने के बाद हम क्या ले सकते हैं? 3 हवाएं अंदर ले सकते हैं। अच्छा हाँ सॉरी क्लियर हो गया। इसमें आर भी नहीं आएगा, क्लियर हो गया। इसे थोड़ा सा हम घूम गए थे यहां पर कि भाई कितनी हवा हम अंदर ले सकते हैं, कितनी हवा हम अंदर ले सकते हैं। बात ये है अंदर ले सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। कितनी हवा फेफड़ों में रह सकती है ये बात नहीं है। बात कहीं तो हमने सही है बात, मुंह से तो सही बोली है, लेकिन जब हम उसे लगाने लगे तो हमने वो जोड़ दी जो आर जो रह सकते। देखो अगर मैंने फोर्सफुली बाहर हवा निकाली तो मैं क्या क्या अंदर ले सकता हूँ? सर टीवी और आईआरबी टीवी और फोर्सफुली बाहर नहीं निकाली वो मैंने। फोर्सफुली बाहर कौन सी हवा निकाली पहले मैंने? फोर्सफुली नहीं, देखो एक है टीवी, एक है आईआरबी और एक है ईआरबी। यहां पे चलते हैं। अब मैं फोर्सफुली से बाहर निकाल रहा हूं, बाहर निकाल दी तो अब मेरे फेफड़ों में ये निकलने का मतलब है पहले ये तो निकल ही रही है ना। जब फोर्सफुली ये निकल गई तो इसका मतलब ये तो सारी निकल गई हवाएं मेरे, जो मैं भर सकता था वो भी निकल गई है। अब मैं भर क्या सकता हूं अपने फेफड़ों में? ये भरूंगा, ये भरूंगा और भाई ये भी तो अपना प्लेस लेगी जो मैंने फोर्सफुली निकाल दी है। तो यानी ये तीनों वॉल्यूम जुड़ेंगे, तीनों वॉल्यूम क्लियर। तो यानी इसमें आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी में टीवी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी। अब इसे टीवी और आईआरबी को हमने क्या कहा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये है हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस ईआरबी। तो दोनों फार्मूले में से कोई भी लगा सकते हैं आप, ये हो जाएगा क्लियर। ऐसे ही एनसीईआरटी में ये भी लिखा है कि फोर्सफुली अंदर लेने के बाद कितनी हम बाहर निकाल सकते हैं, वो भी वाइटल कैपेसिटी है। फोर्सफुली अंदर लेने के बाद फोर्सफुली हम अंदर कौन सी लेते हैं? ये। और अब हम निकाल कौन सी सकते हैं? ये तो निकाल ही रहे हैं जो फोर्सफुली अंदर लिए और फोर्सफुली हम ये भी निकाल सकते हैं। तो फिर ये तीनों वॉल्यूम जुड़ जाता है। तो फोर्सफुली हवा को अंदर लेने के बाद या बाहर निकालने के बाद जितनी हवा हम आदान प्रदान कर सकते हैं दैट इज वाइटल कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आती है टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें तो सारी कैपेसिटी जुड़ जाएंगे, सारे वॉल्यूम जुड़ जाएंगे। तो लंग हमारे टोटल क्या क्या ले सकते हैं? टोटल हमारे लंग ले सकते हैं क्या? तो पीएलसी में क्या क्या आ जाएगा भैया? क्या आएगा? पीवी आएगा, आईआरबी आएगा, ईआरबी आएगा एंड आरबी आ गया यार। ये सारी के सारी चीजें हमारे लंग्स में आ सकती है। ये हमारी टोटल लंग्स क्लियर, समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज अब सही मायने में जाके इन कैपेसिटी के बाद जाके अब हमारा डिफ्यूजन शुरू होगा। क्या होगा? डिफ्यूजन शुरू होगा। अब आता है क्या? एक्सचेंज ऑफ गैस। क्या आएगा बच्चों? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हमारे बेटा लंग्स में या हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेज की 2 साइट्स है। क्या है? कितनी साइट्स हैं? 2 जगह हैं जहां पर गैसेज का एक्सचेंज होता है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी साइट
एक को कहते हैं सेकेंडरी साइट, है ना। तो प्राइमरी साइट्स एंड सेकेंडरी साइट्स, प्राइमरी साइट्स कौन है? एल्वियोलाई। क्या है? एल्वियोलाई। और सेकेंडरी साइट क्या है? टिश्यूज। दो साइट्स हैं बच्चों, एक एल्वियोलाई है और एक टिश्यू। कौन कौन सी गैसें हैं जो एक्सचेंज होनी है? हाँ, गैसेस दो हैं, O2 एंड CO2। ठीक है। किसी भी गैस का जो एक्सचेंज है वो किस मेथड के द्वारा हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन मेथड। मेथड क्या अप्लाई हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन मेथड। ठीक है। अब भैया मेथड है डिफ्यूजन का, और डिफ्यूजन की दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन पे सारा खेल आ गया। अब तो उसकी दर कितनी है, कम है, ज्यादा है, तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? इसका जो प्राइमरी फैक्टर है जिस पर रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है, ROV, किस पे डिपेंड करता है भैया? प्राइमरी फैक्टर क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पहला फैक्टर क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। इसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। ये प्राइमरी है, मेन, इसे ही पकड़ना है मेन। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? सोलिबिलिटी। ओके, सोलिबिलिटी और तो दो ही गैसेज है, इनकी सोलिबिलिटी देखनी है, बाकी की नहीं है। सोलिबिलिटी। और तीसरी चीज जो है थिकनेस ऑफ, ये किसके थ्रू हो रहे हैं? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के द्वारा हो रहे हैं। तो थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। बताओ, ये बात समझ में आ गई? ये पूरा समझ में आ गया, पूरा सिनेरियो यहाँ तक? यस सर। दो साइट है बच्चों हमारे पास, एक एल्वियोलाई है, एक टिश्यू। दो गैसेज हैं, O2 एंड CO2। डिफ्यूजन के द्वारा होना है। रेट ऑफ डिफ्यूजन मेनली डिपेंड कर रहा है उनके प्रेशर पर, या प्रेशर ग्रेडियंट यानी प्रेशर का अंतर, या कंसंट्रेशन का अंतर। दूसरा डिपेंड कर रहा है उनके सोलेबिलिटी पर, कितनी घुलती है वो गैस। तीसरे नंबर पे है जिस मेम्ब्रेन के थ्रू ये डिफ्यूजन हो रहा है उसकी मोटाई कितनी। ये तीन बातें हैं। मेन बात प्रेशर। अब हम एक एक चीज को लेंगे, पहले प्रेशर को पहले प्रेशर को देखेंगे। पहले किसे देखेंगे? प्रेशर। जब हम प्रेशर की बात करते हैं बच्चों, आपने पढ़ा है गैसेस में, जब देखो, एयर क्या है? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। एयर क्या है? गैस का क्या है बच्चों? मिक्सचर है? बहुत सारी गैसें उसमें हैं, लेकिन यहां पर हमें कौन सी दो गैसें देखनी है? कौन कौन सी? O2 एंड CO2, है ना। तो हर एक गैस का अपना प्रेशर होके ही तो मिक्सचर का प्रेशर बनेगा। डाल्टन की पार्शियल, है ना, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम पढ़ा है आपने? यस सर। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम पढ़ा है बच्चों? फिर प्रत्येक गैस के अपने प्रेशर का जो मैथमेटिकल जोड़ है वो पार्शियल प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अपना प्रेशर क्रिएट कर रही है, CO2 अपना प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो जो किसी गैस विशेष का प्रेशर होता है उसे कहते हैं उसका पार्शियल प्रेशर। क्या कहते हैं? आंशिक दाब। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है उसे हम क्या कर रहे हैं? PO2। और CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या कहलाता है? PCO। क्लियर? एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें हैं? एटमॉस्फेयर में तो 3-4 सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन। कितने परसेंट है? 78%। 78%। दूसरे नंबर पे कौन सी गैस है? कितनी है?
नियर अबाउट 21%। 20.8 है तो नियर पॉइंट 21%। और तीसरे नंबर पे कितने हैं? 0.3%। 0.3%। Yes. लेकिन फेफड़ों के अंदर जब हम बात करेंगे, एल्विलाई के अंदर बात करें, तो हमें कौन से पार्शियल प्रेशर की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि एक्सचेंज, मैंने बताया एक्सचेंज वाली गैसें कौन सी है हमारी, यही तो। नाइट्रोजन तो होती है, नाइट्रोजन तो है ही है, वो तो जाएगी जाएगी। हमारे नाक के अंदर ऐसी कोई डिवाइस नहीं लगी हुई है जो नाइट्रोजन को फिल्टर होने से रोक दे। तो हमारे एल्विलाई में कौन कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? नंबर 2 ऑक्सीजन होती है। नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नंबर 4 वाटर वेपर्स होती है। नंबर 5 एटमॉस्फेयर में कोई भी पोल्यूटेंट गैस है, पोल्यूटेंट एलिमेंट है, वो भी हमारे देश में मिला है ना। ये हमारी एल्विलाई में गैसेस है। क्लियर? लेकिन अब डिफ्यूजन होगा। क्या हो रहा है? आप खेल चलेगा डिफ्यूजन का। मेनली हम इन दो गैसों पे करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो बता दूं क्या हमारी बॉडी में होता है मोटा मोटा, और फिर उसके बाद डिटेल चलें। देखो बेटा, एल्विलाई में सबसे पहले जो हम अबे किसके भांडे खटक रहे हैं ये भाई? हाँ? ये मुझे दे दो खा लो। अपने आप में नहीं आएगा बात में। दे दो दे दो दे दो। वैसे हो सकता है ये अलार्म भी हो। हाँ, टाइम तो हो गया भाई। बच्चे स्मार्ट है आज। तो कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बता देते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। अभी 10 मिनट करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। ठीक है? तो बेटा, होता ये है कि जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो बाहर की हवा कहाँ भर जाती है? हमारी एल्विलाई। तो हमने कहा था एल्विलाई एक प्राइम साइट है। तो एल्विलाई से जो गैसेज है एटमोस्फेयर की, O2 और CO2 का एक्सचेंज डिफ्यूजन होगा किसमें? ब्लड इन्हें लेके जाएगा टिश्यू में, फिर टिश्यू में भी एक एक्सचेंज होगा, है ना। इसका मतलब ब्लड भी दो तरह का हो गया। एक वो जिसमें फेफड़ों से ताजी आई हवा भरी है, एक फिर वो जो हमारे ऑर्गन से लेके आओ। तो इन प्रेशर्स को हम इन रेस्पेक्ट देखते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनमें। सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक गैस, एटमॉस्फेयर सबसे पहले किसमें देखते हैं? पहले गैसेस कर लेते हैं O2 और दूसरी है CO। सबसे पहले तो भैया एटमॉस्फेयर है, उसके बाद कौन आती है? एल्विलाई। एल्विलाई के संपर्क में कौन सा ब्लड आएगा जो ऑक्सीजन लेना चाहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है तो क्या बन जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को लेके कहां जाता है? टिश्यू में। यही तो है बच्चों। अब हम इनके पार्शियल देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेनली डिपेंड अपॉन पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर को ही हम समझा रहे हैं। ठीक है? उसी के बारे में सारी चीजें बन रही है। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सॉरी प्रेशर कितना है? 760 मिलीमीटर HT। कौन है? लेकिन वो तो 3 गैसों के पार्शियल प्रेशर से मिलके बना है। तो इसमें हमारी जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है बेटे? 159 मिलीमीटर। इतना हमारी ऑक्सीजन उसमें पार्शियल प्रेशर दे रही है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 0.3 मिलीमीटर 0.3 है। 0.3 अच्छा 0.3, तो 0.3 और 0.3। नहीं हाँ, सार्थक सार्थक वाली बात ठीक है। वैल्यू कोई अंतर नहीं है ना। 0.3 की भी वही वैल्यू है जो 0.3 की है। चलिए, ये हो गया। अब यहां से किसमें आई? एल्विलाई। जितनी देखो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है।
जितनी ऑक्सीजन आपने नथुनों में घुसी, घुसी, उतनी ऑक्सीजन एल्वेलाई तक नहीं पहुंची। डेड स्पेस भी है आपके उसके बीच में, तो वहां रुक जाती है, इसमें पार्शियल प्रेशर भी घट जाता है एल्वेलाई तक जाते ही। पार्शियल प्रेशर भी क्या होता है, घट जाता है। एक मिनट। तो भैया ये कितना रह जाता है, 104 मिलीमीटर एचजी। कितना रह जाता है, 104 मिलीमीटर एचजी। लेकिन जब तक तो भाई हमारी एल्वेलाई में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, छोड़ चुका होता है। इसलिए इसका इसका प्रेशर कितना होता है, 40 मिलीमीटर एचजी। ठीक है। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो सीधा कहां से आया है, टिश्यू से आया है, तो वहां पे ऑक्सीजन घट जाती है, कितनी हो जाती है, 40, और CO2 वहां बड़ी होती है, कितनी हो जाती है, 45। ठीक है। अब ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी ऑक्सीजन उसमें ज्यादा मिल गई, और ऑक्सीजन ज्यादा मिलने पर हमारा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, कितना हो जाता है, 95 मिलीमीटर एचजी, और ये कितना हो जाता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। देखो इसमें, इसका कारण बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। सोलेबिलिटी ज्यादा है इसकी, 20 to 25 टाइम्स सोलेबिलिटी ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के कारण, है ना। अब टिश्यू में तो वही होगा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में है भाई, ये और ये तो एक ही होंगे, सिर्फ यही तो सारा उसमें जा रहा है, जो कितना है, 45। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसे जरा थोड़ा सा हम इसे और देखते हैं, इस वॉल्यूम को पकड़ेंगे। ये आपकी कौन हो गई बच्चे, एल्वेलाई हो गई, क्या हो गई, और ये कौन हो गया आपका, हार्ट हो गया। ये कौन हो गए आपके, टिश्यू हो गए। ठीक है। ये कौन है, पल्मोनरी पल्मोनरी वेन, क्या है, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन लेके क्या आ गई, एरोटा, क्या आया, एरोटा आ गया। और यहां से ब्लड कहां गया, यहां पर, कहां गया, यहां पर, और यहां से आया, और यहां से गया। ठीक है। लेफ्ट एरोथिंग, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एरोथिंग, राइट वेंट्रिकल। यहां पर है कितना भैया, एल्वेलाई के अंदर क्या क्या है, 104, PO2 104, और PCO2 कितना, 40 मिलीमीटर एचजी। मिलीमीटर क्या है, मिलीमीटर एचजी का क्या मतलब है, मिलीमीटर एचजी क्या है, ये यूनिट है, क्या है ये, यूनिट है किसकी, प्रेशर, किसकी यूनिट है, प्रेशर, है ना। 1 मीटर क्यूब में, है ना, जितना पारा भरने के बाद फिर जितना वो पारा होता है, और जितने सेंटीमीटर या मिलीमीटर पे वो दाब डालता है, उतने दाब के बराबर नहीं, सांसद के ना। चलिए भाई, अब ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कैसा है, और ये कैसा ब्लड है बच्चे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। डिफ्यूजन यही हो रहा है, इसकी मेम्ब्रेन में ही हो रहा है, इस मेम्ब्रेन में ही। ये कितना है, 104, कितना है, और ये कितना है, और पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर पे। डीऑक्सीनेटेड ब्लड 40, ये 45। इसके बाद तो ये है ना, इसके बाद तो हमें यही देखना है ना, इसके बाद ये नहीं देखना, ये देखना डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो भाई क्या हुआ, ऑक्सीजन
यहां से गई यहां, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से गई यहाँ। एल्वेलाई में क्या हुआ, अब ये देखना है एल्वेलाई में क्या हुआ, ये देखना है। एल्वेलाई में से CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने से इसकी मेम्ब्रेन में O2 आ गई, और जो यहां से CO2 थी वो इसमें चली गई। एल्वेलाई में क्या हो गया, ज्यादा गैस कौन सी है, CO2। ज्यादा गैस कौन सी ले ली इसने, O2। O2 को लेना, O2 को अपने अंदर भरने की जो क्रिया है, इसे हमने क्या कहा, इंस्पिरेशन। और ये कैसे आया, पार्शियल प्रेशर, डिऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर का कितना डिफरेंस है, वो 104 और वो कितना है 40। तो बहुत तेजी से हवा ब्लड में आ जाएगी, डिफ्यूज होकर आ जाएगी, बहुत सारी आ जाएगी, क्या आएगी, बहुत सारी आ जाएगी। तो बच्चों ये ब्लड में तेजी के साथ हवा भर जाती है, ऑक्सीजन भर जाती है, और ये ब्लड क्या बन जाता है, ऑक्सीजन जाते है। ये ब्लड क्या बन गया, अब इसमें ऑक्सीजनेट बनते ही PO2 कितना हो गया 95, PCO2 कितना है 4। ये भी सेम है, ये जो इसमें गया वही तो इसमें आया, और जो इसमें आया वही तो इसमें आया। CO2 95 एंड PCO2 40। क्लियर। Yes. अब ये हमारे टिश्यूज हैं भाई, ऑलरेडी ये क्या कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, C6H12O6 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस O2 है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP बन रहा है, CO2 भी बन रहा है। अब ये CO2 बनने से यहाँ पर टिश्यू के अंदर PO2 कितना रह गया 40, और PCO2 कितना है बच्चों, यहाँ पे PCO2 कितना है 40। तो CO2 तो यहां से ब्लड में चली गई, और O2 उसमें से ले ली गई। अब लेते ही यहां पर आ जाओ, इधर से जो रास्ता दिखाया, यहां पे PCO2 कितनी होगी 45 है, और PO2 यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, तो भाई यहां पे भी वही रहना है, PCO2 45 एंड PO2 40, जो हमने एक्सचेंज बताया था। ये पूरा चित्र हो गया, आया समझ में या नहीं आया, हाँ? ये बात समझ में आ गई। इस तरह से इसे पढ़ना कैसे है, इसे देखो, इसे पढ़ोगे आराम से, यहाँ से इस टेबल से आराम से पढ़ समझ में आएगा, चित्र से उतना बढ़िया नहीं आ रहा। इससे देखो 159 है, एल्वेलर तक जाते जाते ऑक्सीजन एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे। ऑक्सीजन कितना हो गया 104। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड में इससे ज्यादा है, तो इसमें ब्लड इससे ऑक्सीजन इसमें आ गई, इसमें आते ही इसका लेवल कितना हो गया 95, कितना हो गया। अब टिश्यू में कितना है 40। अब यानी टिश्यू में ऑक्सीजन इधर चली गई, अब इसने CO2 बना ली, क्या बना ली, अब इधर यहां से यूं घूम जाओ, अब CO2 के बारे में आ जाओ, क्योंकि CO2 की लाइन है ये। अब CO2 कितना है टिश्यू में 45, और इसके बराबर में क्या था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसमें कितनी है 40। तो इससे CO2 कहां गई, इसमें, ये कहां जाएगा, ये बन गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो इसमें भी 45 होगी, इसे बोलते ही ये कहां जाएगा एल्वेलाई में। एल्वेलाई में कितनी है 40, बाहर कितनी है 0.3। क्लियर। इस प्रकार से चल, इसे हम ऐसे पढ़ना है, और फिर यूं घूम से इस टेबल को ऐसे पढ़ा जाए, तब जाके टेबल समझ में आए। PO2 के बारे में उधर से इधर, और PCO2 के बारे में इधर से इधर पढ़ेंगे, तो टेबल समझ में आ जाए। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया आपका, कौन सा, प्रेशर। पहला पॉइंट कौन सा समझ में आ गया भाई, प्रेशर के डिफरेंस के कारण, पार्शियल प्रेशर में ग्रेडियंट होने के कारण हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूज किधर से किधर होती है गैस, हमेशा आप कहेंगे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, या हाई प्रेशर टू, देखो समझो, कंसंट्रेशन और प्रेशर मास से अलग चीजें हैं थोड़ी सी। देखो ये तो सेम बर्तन मैंने बनाया, क्या बनाया है, और ये एक पिस्टन है, ये गैस से मॉलिक्यूल, क्या है, गैस से मॉलिक्यूल्स। आप देख रहे हैं कि इस बर्तन की जो वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है,
क्योंकि गैसेज जिस बर्तन में रखी जाती है उसका वॉल्यूम ले लेती है, Yes, sir. गैसेज जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का वॉल्यूम ले लेती हैं। तो वॉल्यूम से तो कुछ खास नहीं रहा है कि मात्रा कितनी है। आपका जो सिलेंडर है जो लिक्विफाई होके भरा है तो बाहर आके गैस बन रहा है, लेकिन अगर इसमें गैस भरी हुई है तो गैस भरने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि इसमें गैस का वॉल्यूम कितना, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा उसका रहेगा चाहे गैस इतनी सी हो चाहे गैस पूरी हो, वॉल्यूम तो वही रहेगा जो कमरे का वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज नहीं। हाँ, क्या चेंज कर सकते हैं, कंसंट्रेशन। क्या कंसंट्रेशन का चेंज अब मैंने इसे पिस्टन को दबा, पिस्टन को क्या कर दिया, दबाया। पी बढ़ा दिया, पी बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। और जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे वो क्या आ गए, कंसंट्रेशन किसका हाई हो गया। सेकंड केस में कंसंट्रेशन बढ़ गया कि नहीं, कंसंट्रेशन बढ़ गया सेकंड केस में क्या नहीं। हालांकि गैस की मात्रा वही है, मात्रा ये बदली मैंने, मास 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, इसलिए गैस के केस में आपने देखा वॉल्यूम का फेल होता है। हाँ? तो 22 लाख 40 लाख बढ़ेंगे तो यहाँ बात समझ में आएगी आपकी। तो कहने का मतलब ये है कि पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन में से जो भी हाई होगा गैस उधर से लो कंसंट्रेशन या लो प्रेशर की तरफ क्या करेगी, इज दैट क्लियर। यहाँ पर आप पूरा देख चुके हैं कि कहाँ प्रेशर को हमने देखा, प्रेशर में हमने समझाया कि प्रेशर में समझना आसान है, कंसंट्रेशन में समझना और आंकड़े और मुश्किल हो जाते हैं। तो प्रेशर से समझिए, प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है उसी हिसाब से गैस का टेम्परेचर उससे बढ़ रहा है घट रहा है, दोनों गैसों के मामले में, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे वो ऑक्सीजन। अब आता है दूसरा क्या, सोलबिलिटी। किसकी सोलबिलिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की सोलबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में 20 से 25 गुना कम है, या ऑक्सीजन की 20 से 25 गुना 20 से 25 टाइम ज्यादा है। और ये सोलबिलिटी, बेटा जाना है तो निकल जाओ, निकल जाओ बेटा, औरों को डिस्टर्ब मत कर जाओ। सोलबिलिटी ज्यादा होने से जो प्रेशर, अब आप देख रहे हैं यहां पे प्रेशर का डिफरेंस तो ऑक्सीजन में ज्यादा है भाई, कहाँ 159 104 95 40, और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखें तो 0.3 एटमोस्फेयर में, फिर तो 40 और 45 ही है। लेकिन जितनी भी बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड वो सारी सारी बाहर निकल रही है। तो ये इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ कैसे रहा है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ने का कारण इसकी सोलेबिलिटी है। सोलेबिलिटी ज्यादा होने से 20 से 25 टाइम ज्यादा होने से जितने पर प्रेशर डिफरेंस के कारण जो डिफ्यूजन हो रहा है वो CO2 का ज्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन का क्या रह जाता है कम। इस कारण से लगभग बराबर बराबर आ जाते, लगभग क्या आ जाते हैं, बराबर बराबर आ जाते हैं लगभग, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो जाता है। अब एक होता है डिलीवर वॉल्यूम, कल मैं आपको बताऊंगा, एक तो होता है कैरी वॉल्यूम, एक होता है डिलीवर वॉल्यूम, ये दो अलग अलग है। आपकी किताब में डिलीवर वॉल्यूम तो दे रखा है, कैरी वॉल्यूम नहीं दिया है, तो इसे भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। क्लियर, तो पता लग गया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात क्यों बराबर बना रहता है, ऑक्सीजन निकलने का उसका वहां पे क्या ज्यादा हो गई, सोलेबिलिटी। प्रेशर तो इतना ज्यादा नहीं है लेकिन सोलेबिलिटी ज्यादा। इज दैट क्लियर। तीसरा क्या रह गया, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, इसे कल डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें आपको मेम्ब्रेन का हमें डायग्राम बनाना है कि कौन कौन सी मेम्ब्रेन भाग ले रही है एक्सचेंज करके, इसे हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक सब बच्चे पढ़ के आएंगे, अच्छी तरह से याद कर चढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से याद करते हैं। दैट क्लियर, हमने कैसे रिवाइज करना लग जाए।